वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यू आर गोइंग टू नीड इट फॉर योर सीए, फॉर योर सीएस प्रिपरेशन, फॉर योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ कोर्स इन क्लास 12। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें तीन वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है कैश, दूसरा है फ्लो और तीसरा है स्टेटमेंट। चलिए इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं इंडिविजुअली, और जैसे ही इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाएगा हमें ये पता चलेगा कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है। अब स्टेटमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम सिर्फ कुछ बता रहे हैं, हम कुछ स्टेट कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ बता रहे हैं। मतलब कि अकाउंट्स में हम कह रहे हैं इट इज नॉट एन अकाउंट नहीं है, मतलब इसमें कोई भी डेबिट या फिर क्रेडिट नहीं होगा। इस पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज का लेखा जोखा बताया जाएगा। और क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हम किसी भी चीज की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, प्लस एंड माइनस। तो इस स्टेटमेंट में हम कैश से रिलेटेड प्लस और माइनस दिखाने वाले हैं, मतलब किन रीजंस की वजह से कैश आया है और किन रीजंस की वजह से कैश गया है, किसमें, एक बिजनेस में, कब, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइट। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट स्टेटिंग द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ योर कैश, राइट। सेकेंड चीज है हमारे पास फ्लो, राइट। अब मैं आपसे कह रही हूं लेट्स से 31 मार्च 2024 को मेरे पास बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस आ रहा था 2 लाख रुपीस का, ठीक है, ओके। क्या ये एक फ्लो कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट हमने इकोनॉमिक्स में भी समझा है। क्या ये फ्लो बता रहा है? नहीं, ये बता रहा है एक बिजनेस की कैश पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पर, राइट। एक पर्टिकुलर डेट पर पोजीशन बता रहा है ये किसकी? एक पर्टिकुलर असेट की, और वो असेट क्या है? कैश है, राइट। अब मैं कह रही हूं 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस था लेट्स से 5 लाख रुपीस। कितना था? 5 लाख रुपीस। ना अगेन, क्या ये एक फ्लो कंसेप्ट है? नहीं मैम, ये भी फ्लो कंसेप्ट नहीं है। ये भी क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। ये पोजीशन बता रहा है कैश की 1 साल पहले, और ये पोजीशन बता रहा है कैश की इस साल पर, एक पर्टिकुलर डेट पर। अब जो इन दोनों ड्यूरेशन के बीच का टाइम है बेटा, वो है फ्लो कंसेप्ट। कि 2024 31 मार्च से 31 मार्च 2025 तक आते आते हमारा कैश जो है वो 2 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 5 लाख हो गया, यानी कि कितना इंक्रीज हो गया? 3 लाख इंक्रीज हो गया। ये है हमारा क्या? फ्लो। किसका? कैश का, राइट। और ये हम किसके थ्रू दिखाएंगे? एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके थ्रू दिखाएंगे, राइट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज पोजीशन, दिस इज पोजीशन। लेकिन दो डेट्स के बीच में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, और उसका नेट इंपैक्ट क्या है? इसका नेट इंपैक्ट कितना है? 3 लाख रुपीस। कैसे पता चला? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, राइट। जब हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हमें पता चला कि भाई 1 साल में 3 लाख का कैश हमारे पास नेट कैश इनफ्लो हुआ है, 3 लाख रुपीस का, राइट। तो ये हम कैसे दिखाएंगे? एक स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे, जो किसकी होगी? जिसे हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया? आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है। Make sure you put in all your queries or your doubts in that section. Okay, now let's talk about cash, the most important term. मैम कैश तो कैश होता है, right? अब यहां पर जब हम कैश की बात कर रहे हैं, we are talking about cash and we are talking about cash equivalent. अब मैम ये क्या चीज होती है? कैश मतलब डॉलर, रुपीस या जो भी करेंसी आपका बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है, जिस इकोनॉमी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। कैश इक्विवेलेंट होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसे हम कैश के इंटरचेंज में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दुकान पर गई ये मार्कर खरीदने, जो कि 20 रुपए का था, मैं कैश से भी पेमेंट कर सकती हूँ और मैं गूगल पे से भी पेमेंट कर सकती हूँ। इससे भी मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे, इससे भी मुझे किससे देने पड़ेंगे? 20 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो वैल्यू बिना चेंज हुए, मतलब 20 रुपए की वैल्यू जो बैंक में है वो ही कैश में है। तो कैश इक्विवेलेंट बेटा हमारे ऐसे करंट एसेट्स होते हैं जो एक तो बहुत लिक्विड होते हैं नेचर में, लिक्विड यानी कि तरल, आसानी से उन्हें कैश की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिनकी वैल्यू जो है वो कैश के आसपास ही रहती है। तो यहां पर बैंक क्या हो गया? कैश इक्विवेलेंट हो गया। और इस प्रिसाइज टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी किस हेड के अंदर रखते हैं?
कैश इक्विवेलेंट के अंदर रखेंगे, राइट। तो बैलेंस शीट में हमारे पास जब हमसे पूछा जाएगा कि कैश का बैलेंस कितना है, जो मैंने यहाँ पे 2 लाख लिखा है, तो जो ये कैश है इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, कैश इंक्लूड होगा, बैंक इंक्लूड होगा और मार्केटेबल सिक्योरिटीज इंक्लूड होंगी। इन तीनों को मिला के बैलेंस बताया जाएगा, राइट। तो हमें याद रखना है कैश का मतलब कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फ्लो का मतलब 2 डेट्स के बीच में कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है और उसका नेट इंपैक्ट क्या है। स्टेटमेंट यानी कि हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक परफॉर्मा बनाएंगे, उसमें ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखाएंगे। इसे हम बोलते हैं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसे बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, वैसे तो 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, राइट। अब पहले जो था कैश फ्लो स्टेटमेंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेसेस बड़े होते हैं और बहुत सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो कैश के मेन सोर्सेस कौन से हैं और कौन कौन सी जगहों पर कैश सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये पता करना किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कंपनीज अब जब अपने अकाउंट्स पब्लिश करती है, जो मैंडेटरी होता है, स्टैट्यूटरी होता है, उसके साथ साथ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी अपनी दिखाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है। तो डायरेक्ट मेथड यूज नहीं किया जाता है, हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे भी हम थोड़ा बहुत साथ के साथ समझते रहेंगे। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 2 डेट्स दी कि एक 31 मार्च 2024 का बैलेंस था हमारे पास और एक हमारे पास 31 मार्च 2025 का बैलेंस था, राइट। अब मुझे बताना था कि इन दोनों ड्यूरेशन के बीच में कितना कैश इनफ्लो, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, जिसका नेट इंपैक्ट आया है 3 लाख रुपीस का, ठीक है। अब मुझे बताना है कितना पैसा आया, किन किन सोर्सेज से पैसा आया और किन किन सोर्सेज पे पैसा इस्तेमाल हुआ। अब ये तो बताना ही है, इसके साथ साथ मैंने कहा कि ये बताना है हमें 3 हेड्स के अंदर, हम इन्हें 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे कि कैश का आउटफ्लो इनफ्लो कौन सी वजह से हुआ है। तो मैंने पहली वजह को नाम दिया ऑपरेशंस या फिर ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तो पहला है ऑपरेशंस, ठीक है। दूसरे को मैंने नाम दिया इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। और तीसरे को मैंने नाम दिया फाइनेंसिंग, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एलिमेंट्स आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन तीनों को समझते हैं, लेकिन एक लॉजिकल तरीके से समझते हैं। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगी। कैपिटल का मेन सोर्स, अगर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रही हूं, तो मेरे पास कैपिटल का सोर्स क्या क्या होगा, ओनर का पैसा, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स, राइट। ओनर का पैसा, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स। या फिर बोरोड कैपिटल, क्या होगी मेरे पास, बोरोड कैपिटल यानी कि उधारी का पैसा। इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, डिबेंचर्स एंड लोन्स। लोन्स आपने किसी से भी लिए हो, किसी एक इंडिविजुअल से, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से, किसी बैंक से, किसी एंजल इन्वेस्टर से, किसी से भी लोन के अंदर वो आ जाएगा, राइट। तो 2 है हमारे पास कैपिटल के सोर्सेज, इक्विटी शेयर्स एंड बोरोड कैपिटल। इन दोनों सोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो पैसा हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो बिजनेस स्टडीज की क्लास में मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल है, सो गो एंड वॉच दैट, राइट। अब ये दो जो पैसा रेज करने का प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो बिजनेस के पास फाइनेंसिंग की वजह से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। अब मुझे सोच के बताइए कि किस किस वजह से पैसा आ सकता है। जब बिजनेस इक्विटी शेयर्स को इश्यू करेगा या बोरोड कैपिटल को इश्यू करेगा, मतलब मार्केट में डिबेंचर्स लेकर आएगा या मार्केट में इक्विटी शेयर्स बेचेंगे या लोन रेज करेंगे, तो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। तो जब भी इक्विटी, डेट या फिर लोन रेज किया जाएगा यानी कि कैपिटल लाई जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो को मैं किससे दिखा रही हूं, प्लस से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनफ्लो हो रहा है तो पैसा क्या होगा, प्लस होगा। पैसा 2 ही चीजें हो सकती हैं स्टेटमेंट में, या तो प्लस या माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। अब मैम जब हम लोन रीपे करेंगे, राइट, बैंक को लोन रीपे भी तो करना पड़ेगा। जब डिबेंचर्स रीपे करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडीम करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडीम करना, राइट। तो उस टाइम पे क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। इक्विटी का तो नहीं होता है, जब डिबेंचर्स या लोन्स को रिडीम किया जाता है या रीपे किया जाता है तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा।
होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ओके, अब इसी के साथ साथ जो ये कैपिटल है इसमें कुछ रिटर्न भी तो देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं हम लोग? डिविडेंड देते हैं, राइट। उसी के साथ साथ डिबेंचर होल्डर्स और लोन पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब डिविडेंड देंगे या इंटरेस्ट देंगे तो कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? ऑब्वियस सी बात है, आउटफ्लो होगा। तो जब डिविडेंड पे किया जाएगा या इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो अगेन क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। तो बेटा पूरे बिजनेस में इन तीनों ट्रांजैक्शन के अलावा कुछ भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैम हम कह रहे हैं अंडरराइटिंग कमीशन दिया गया। अंडरराइटिंग कमीशन कब दिया जाता है? जब शेयर्स इशू करते हैं, जब डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो ये कौन सा एक्सपेंस है? ये भी तो आपके जब हम इक्विटी रेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, राइट और रॉन्ग? तो अगेन कैश आउटफ्लो होगा इक्विटी या फिर डिबेंचर्स की वजह से। मैं कह रही हूँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को लिस्ट करना था, उस पर हमने कोई एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, अगेन वो भी किस में जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो इक्विटी, डेट, इनसे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, कैश आउटफ्लोज होंगे या कैश इनफ्लोज होंगे, उन्हें दिखाया जाएगा कैश फ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, राइट। ओके, अब आ जाते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट पर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, सबसे पहले कैपिटल चाहिए थी, कैपिटल आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कैपिटल आ गई है तो अब जिन जो प्रोजेक्ट्स हमने सोचे थे उनके लिए जो असेट्स चाहिए थे, उन असेट्स के लिए जो पैसा चाहिए था वो हमारे पास आ गया। तो अब उस पैसे से क्या खरीदेंगे हम लोग? फिक्स्ड असेट्स खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे हम लोग? फिक्स्ड असेट्स, राइट। तो फिक्स्ड असेट्स में जितना भी पैसा लगाया जाता है, जैसे प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, यही तो करोगे आप। जैसे पैसा आएगा, कैपिटल का पैसा आएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो जैसे ही कोई फिक्स्ड असेट परचेज किया जाएगा तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। जैसे ही कोई फिक्स्ड असेट सेल किया जाएगा तो कैश का इनफ्लो होगा, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल होगा, सही बात है। ओके, अब उसी तरीके से अगर कोई फिक्स्ड असेट था, लेट्स से बिल्डिंग ले ली मैंने, लेकिन अभी तक मैंने उसे यूज नहीं किया, तो मैंने उसे रेंट पे चढ़ा दिया। तो अगर कोई रेंट आएगा, कोई इंटरेस्ट आएगा, जैसे कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो अगेन इसकी वजह से क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से, तीन रीजंस की वजह से कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हो सकता है। क्या क्या है? फिक्स्ड असेट्स की परचेज होगा तो कैश आउटफ्लो। फिक्स्ड असेट अगर सेल किए जाएंगे तो कैश का इनफ्लो। अगर रेंट रिसीव होगा, अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा, यानी कि किसी भी फिक्स्ड असेट पे कोई रिटर्न जनरेट होगा, रिसीव होगा, तो उसकी वजह से क्या होंगे? कैश इनफ्लोज होंगे, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, उसे आपको आगे तक याद रखना है। कैश क्या होता है हमारे लिए? असेट होता है। फिक्स्ड असेट्स भी क्या है हमारे लिए? असेट है। बेटा अगर आपका कोई भी असेट, राइट, इंक्रीज होगा तो कैश का उस पर उल्टा असर पड़ेगा, यानी कि कैश डिक्रीज होगा, चाहे वो फिक्स्ड असेट हो चाहे वो करंट असेट हो। करंट असेट हम अभी इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशंस में, तो ये लॉजिक आपको याद रखना है। कोई भी असेट अगर कम होगा तो कैश उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। तो ये बात हमें क्या करनी है? याद रखनी है कि बाकी सारे असेट्स और कैश का ऑपोजिट रिलेशनशिप दिखेगा यहां पर हमें, कि कोई और असेट अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से कैश कम होगा, कोई और असेट अगर कम हो रहा है तो उसकी वजह से कैश बढ़ेगा, यानी कि कैश का इनफ्लो होगा। उसी तरीके से लायबिलिटी और कैश का डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखेगा कि अगर कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से कैश का इनफ्लो होगा, वेराज अगर कोई भी लायबिलिटी कम होगी तो उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो होगा। अब कैसे मैम, कैसे प्रूव कर सकते हो? मुझे किसी के 10,000 रुपए देने थे, मैंने वो 10,000 रुपए दे दिए, यानी कि 10,000 की लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन उसके साथ साथ कैश भी तो कम हो जाएगा जब मैंने 10,000 रुपए पे कर दिए हैं, राइट। तो इस तरीके से ये जो है, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बच्चे लास्ट मिनट पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉजिक नहीं समझ पाते हैं, तो ये याद रख लीजिए। बाकी सारे एसेट्स और कैश के बीच में उल्टा रिलेशनशिप और लायबिलिटी और कैश के बीच में सेम रिलेशनशिप, राइट। ये चीज आपको गांठ बांध लेनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये रीजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब आ जाते हैं बेटा ऑपरेशंस पर, ठीक है। ऑपरेशंस का कंपोनेंट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। क्यों? अब हमने पैसा कैपिटल के थ्रू रेज कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर ली फिक्स्ड एसेट्स में, अब शुरू होते हैं रोजमर्रा के काम।
अब रोजमर्रा के काम में क्या होगा, रॉ मटेरियल खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिए, सैलरी दी, रेंट दी, राइट, उसके साथ सेल्स की वजह से पैसा आया। तो इतनी सारी चीजें होती हैं हमारे ऑपरेशंस में, तो कैश फ्लो जो होता है वो ऑपरेशंस की वजह से सबसे ज्यादा होता है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। अब ऑपरेशन, क्योंकि ये तो वन टाइमर है, फाइनेंसिंग एक बार हो गया, इन्वेस्टमेंट एक बार हो गया, राइट, फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इक्विटी में इतने चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जो ऑपरेशंस का पार्ट होता है, अब ऑपरेशंस नाम से ही पता चल रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज, सो इट इज अ वेरी बिग कंपोनेंट। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए, इन्हें कैलकुलेट करने के लिए तो सेम तरीका है, ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए कि ऑपरेशंस की वजह से कितना कैश इनफ्लो या कितना कैश आउटफ्लो हुआ, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब एक चीज तो मैं आपको बता चुकी हूं कि इसमें क्या आएंगे, ऑपरेशन से रिलेटेड सारे काम। अब मैंने आपको कहा परचेजेस, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें कुछ रिकलेक्ट कर पाए आप लोग? बिल्कुल मैम, हम ये रिकलेक्ट कर पाए कि आप तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की सारी चीजों की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में ही तो हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, परचेजेस, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब किसमें आते हैं? ट्रेडिंग और पीएनएल में ही आते हैं। याद करके देखिए, यहाँ पे आता था आपका सेल्स, ठीक है, यहाँ पे आती थी आपकी सेल्स, यहाँ पे आ जाते थे आपके ओपनिंग स्टॉक आ जाता था, परचेजेस आ जाता था, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता था, राइट। उसके बाद यहाँ हम दिखाते थे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होता था। उसके बाद यहाँ पर आ जाते थे आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, मैं साथ में लिख रही हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपके सारे मैन्युफैक्चरिंग आते थे, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस, देन योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, देन योर अदर एक्सपेंसेस, देन योर नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आ जाती थी। राइट और रॉन्ग? अब मैम अगर हमसे कहा जाए कि यहीं से ऑपरेशंस का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करो, क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैम हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स की वजह से क्या होगा? कैश इनफ्लो। परचेजेस की वजह से क्या होगा? कैश आउटफ्लो। ऑफिस एक्सपेंसेस की वजह से क्या होगा? कैश आउटफ्लो। अगर मैं बात करूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की वजह से क्या होगा? कैश आउटफ्लो। अदर एक्सपेंसेस की वजह से क्या होगा? कैश आउटफ्लो। देन वी हैव नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से क्या होगा? कुछ भी नहीं। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होती है? मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स पर। क्या इसकी वजह से कैश आता या जाता है? नहीं आता है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें मतलब है सिर्फ कैश के आने और कैश के जाने से। तो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब हम इसका लेखा जोखा ले लेंगे तो हमारे पास ऑपरेशन से जितना पैसा आया या जितना पैसा गया हमें पता चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। अब जो ये मेथड मैंने आपको बताया इसे बोलते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड। जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट उठाते हैं उसमें जितने भी कैश एक्सपेंसेस होते हैं, याद रखना कैश एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट कैश में की है, और कैश इनकम्स का लेखा जोखा देखते हैं और हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, या फिर कैश प्रॉफिट। यहां पे जो हमारे पास प्रॉफिट था बेटा उसमें डेप्रिसिएशन और आपका गुडविल रिटर्न ऑफ और आपका लेट से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। इनकी वजह से कैश आउटफ्लो हुआ था? नहीं हुआ था। अब इसमें आया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसका कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसकी वजह से कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा? नहीं होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हटाने के बाद नॉन कैश आइटम्स जब हम ट्रेडिंग और पीएनएल से हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेशन से जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, राइट। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में बेटा यहां पे हम क्या कर रहे थे? सेल्स से स्टार्ट कर रहे थे। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। किससे स्टार्ट करेंगे? नेट प्रॉफिट से। अब मैं कह रही हूं कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था वो लेट से आ गया था 50,000, ठीक है, कितना था? 50,000, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन जा रखी थी 5,000 रुपए की। तो क्या मेरे को वापस ये एड बैक नहीं कर देना चाहिए? इसकी वजह से मेरा 5,000 का मुनाफा कम हो गया, वेराज इसकी कैश में पेमेंट कुछ भी नहीं हुई थी। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम्स
को एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमारे पास आता है, और यहाँ पे वो क्या आ जाएगा 50,000 प्लस 5,000, सो दिस विल बी 55,000, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम इसे बना सकते हैं डायरेक्ट बैलेंस शीट से। कैसे मैम? बैलेंस शीट में हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है, नेट लॉस होता है, बिल्कुल होता है। किस फॉर्म में होता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है या जनरल रिजर्व में होता है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और बाकी जो कैश में चेंजेस आए हैं जो किसके थ्रू आएंगे? करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, वो सारी चीजें मिलके हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ऑपरेशंस का पार्ट आ जाएगा। मैम आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रही हूं कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में पुराना फॉर्मेट अगर मैं देखूं, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है लायबिलिटी, हमारे पास है कैपिटल, हमारे पास है फिक्स्ड असेट्स, हमारे पास है करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में जितने भी चेंजेस आए वो किस में दिखा दिए? इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल में जितने भी चेंजेस आए वो किस में दिखा दिए? फाइनेंसिंग में। तो अब क्या क्या चीजें बची? करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड योर नेट प्रॉफिट और योर नेट लॉस। तो ये कहां चला जाएगा बेटा? करंट लायबिलिटीज, करंट असेट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस गोज टू योर ऑपरेशंस। और इस तरीके से बैलेंस शीट से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट अवेलेबल नहीं होगा। तो डायरेक्टली बैलेंस शीट देखेंगे, फिक्स्ड असेट्स में जितने भी चेंजेस आएंगे उसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट में दिखा देंगे, कैपिटल में जितने भी चेंजेस आएंगे उसका इंपैक्ट फाइनेंसिंग में दिखा देंगे, और ऑपरेशंस में चला जाएगा करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड योर नेट प्रॉफिट और योर नेट लॉस। अगर क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कल मैं लेके आऊंगी एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिटेल में समझेंगे और बड़े मजे से हमारा ये चैप्टर जो है वो फटाफट कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है? कॉमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।